हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि मिश्रण और क्षेत्रीय विशिष्टताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इस प्रश्न को जो है हम पहले प्रथम नगरीय क्रांति और द्वितीय नगरीय क्रांति इस तरह से करेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। उत्तर भारत में कृषि के मिश्रण में जो प्रमुख तत्व थे वो है उसकी निरंतरता और परिवर्तन। इसकी निरंतरता हमें सिंचाई के तरीकों, फसलों की सूची तथा प्राचीन हल का प्रयोग, जिसे हम हड़प्पा तथा उत्तरी हड़प्पा काल से जोड़ते हैं, मिलती है। कृषि में होने वाला यह विस्तार मध्य युग तक बना रहा तथा कुछ क्षेत्रों में 18वीं शताब्दी तक औपनिवेशिक गतिविधियां चलती रही। उत्तर भारत में कृषि मिश्रण तथा क्षेत्रीय विशिष्टताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। नंबर 1, भूगोल तथा जीवन निर्वाह योजनाएं। प्राचीन भारत में कृषि की संभावनाएं तथा उसका विस्तार और क्षेत्रीय विविधताएं कुछ हद तक भूगोल पर निर्भर करती थी। प्राचीन काल भारत में कृषि की परिधि स्थानांतरित कृषि से स्लैश कृषि तथा वन कृषि से झूम कृषि तथा फावड़े से लेकर हल वाली कृषि तक। जहाँ कुछ नदियों की फैली हुई उपजाऊ मिट्टी ने कृषि गतिविधियों को आकर्षित किया, वहीं कुछ नदियों जैसे सतलुज, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र के अनिश्चित स्वभाव तबाही का कारण बने रहे। सिंधु सभ्यता के पहल नगरीकरण का काल 3वीं शताब्दी से पूर्व माना जाता है तथा द्वितीय नगरीकरण की तिथि, जो गंगा के व्यवस्था के अंतर्गत विकसित हुई, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नंबर 2, आवासी तथा वनों के पैटर्न में विविधताएं। जो अधिक शुष्क वाले क्षेत्र थे उनमें गांव का केंद्रीयकरण हो जाता था। कृषि भूमि के आधार पर आवासीय प्रक्रिया की सीमा निर्धारित होती थी तथा पशुचारण काफ़ी दूरी पर जो है स्थित होते थे। नमी वाले इलाकों में जैसे कि पूर्वी भारत के चावल की खेती वाले क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रीय क्षेत्रों की रेखीय या एक पंक्ति में होने की प्रथा होती थी। जलवायु की अनिश्चितता तथा प्रचलन के कारण कृषि की दक्षता ब्राह्मण द्वारा तैयार की जाती थी। इसमें फसल के बोने व काटने को सूरज व चंद्रमा की गणनाओं से जोड़ दिया जाता था। नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता का परिणाम। उत्तर नगरीय सिंधु क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव से युक्त थी। नंबर 1, झुककर झाककर संस्कृति। नंबर 2, सीमेंट्री एक्ट संस्कृति। उस समय तक चावल रौंगी की खेती शुरू हो गई थी। नंबर 3, रंगपुर संस्कृति। इस क्षेत्र में शुष्क वन तथा एक विभिन्न प्रकार की जलवायु विद्यमान थी तथा विभिन्न फसलों के प्रमाण जैसे कि खरीफ की फसल रौंगी, बाजरा तथा ज्वार और रबी की फसलें दालें, मशरूम, मूंग व मटर मिले हैं। नंबर 4, ताम्र पाषाण संस्कृति। सिंधु क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या में आखेटक संग्रह समुदाय, पशुचारण समुदाय तथा कृषकों का अस्तित्व था। फसलों के संयोजन तथा कृषि प्रक्रियाओं में नवपाषाण काल से ही कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। स्वात घाटी से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं तथा यहाँ से हल के जोती हुई, या हम बोल सकते हैं हल से जोती हुई भूमि का टुकड़ा जिस पर हल के निशान है का साक्ष्य मिला है। इससे पुरातत्वविदों का मानना है कि इस काल में हल का प्रयोग किया जाता था। अनेक ताम्रपाषाण संस्कृति जैसे कि कोसीपी, ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, एनवीपीडब्ल्यू, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओसीपी, अक्कर कलर्ड पोट्री। प्रमुख रूप से नदियों के किनारे पाई जाती थी। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में फैले हुए थे।
अतरंजी खेड़ा से इस संस्कृति के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 2 अनाजों की सूची शामिल है, चावल तथा 2 दालें, चना और केसरी। के चौधरी के अनुसार कृषि क्रिया का सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य चने की खेती के रूप में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो संस्कृति है वो है BRW, ब्लैक एंड रेड वियर। संस्कृति जो है उच्च गंगा, यमुना तथा मध्य गंगा के दोआब में पाई जाती है। इसके महत्वपूर्ण स्थल अतरंजी खेड़ा, नोह, जोधपुर तथा नरहन है। अतरंजी खेड़ा की फसलों के नमूने मूल रूप से OCP स्तर से समानांतर रखते हैं। नोह से चावल तथा उड़द के आकार के चने मिलते हैं। जोधपुर से विशेष प्रकार की चावल की फसल मिलती है तथा नरहन से विकसित कृषि व्यवस्था के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट संस्कृति है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। संस्कृति से संबंधित स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर राजस्थान में खोजे गए हैं। ये सभी स्थल नदी के किनारे थे तथा यहाँ के निवासियों द्वारा कृषि तथा चारागाह के रूप में कार्य शुरू किया गया था। प्रोफेसर BV लाल के अनुसार PGW संस्कृति महाभारत कालीन थी। नेक्स्ट है NVPW संस्कृति, जो डिलक्स पोट्री के नाम से भी जानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता अभ्रमणशील कृषि खेती का आगमन था। इस संस्कृति में चावल की विभिन्न किस्में पाई जाती थी तथा हल के द्वारा खेती होने से अत्यधिक उपज होती थी। इस काल में होने वाली आवासीय बहुलता का श्रेय चावल की खेती को दिया जाता है। तो ये थी हमारे पास प्रथम नगरीकरण क्रांति। अब हम बात करेंगे द्वितीय नगरीकरण तथा कृषि। प्राचीन ऐतिहासिक भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का कारण संपन्न प्रदेशों का उत्थान था। पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि मिट्टी, भूमि, नमी तथा उनकी कृषि क्षमता को अनुकूल करती थी, जो कि कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। नई तकनीकों तथा अधिक पैदावार, इन दोनों ने कई तकनीकी व अधिक पैदावार ने नगरीकरण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगरीकरण के महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, मध्य गंगा के मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय डेल्टा तथा मध्य और भारतीय प्रायद्वीप के सभी क्षेत्र जहां उपजाऊ मिट्टी तथा उच्च कृषि संभावनाएं थीं। ताम्रनाला से तक्षशिला की जल आपूर्ति होती थी तथा उत्तरी पूर्वी घाटी बुद्ध मठों का घर था और आज भी यह घाटी नींबू के बगीचे के लिए विख्यात है। मध्य गुजरात के मैदानों तथा पश्चिमी गंगा मैदानों की कृषि संभावनाएं तथा पर्यावरणीय परिवेश समान था। लौह युग तथा कृषि 700 से 600 ईसा पूर्व तक कौशाम्बी, हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों को देखने से पता चलता है कि इस समय तक कृषि उत्पादन की मात्रा बहुत कम थी तथा अर्थव्यवस्था आखेटक, पशुचारण तथा कृषि, इन तीनों के संयोजन पर मुख्य रूप से आधारित थी। दराटी, कुल्हाड़ी तथा हल का फाल, कुदाल और कुदाली इस काल में ज्ञात हुए तथा इसका प्रतिनिधित्व राजस्थान करता है। पशुपालन के क्षेत्र में इस काल में 2 प्रकार के पशु थे, दुधारू पशु और शुष्क पशु। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।